खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और चिन्ह अकेडमी सुदृढ़ ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट में व्यवसाय अध्ययन में पहला जो पार्ट है वो आपका शुरू कर रखा है और उसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। बहुमुखी उद्देश्य व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य आज का अपना टॉपिक ये है। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आपके पास डाला था, इससे पहले जो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको व्यवसाय के उद्देश्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें विशेषकर मैंने एक ही पढ़ा था कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। ये मैंने कल आपको बताया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना किन किन कारणों से महत्वपूर्ण होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन वर्तमान कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि आज जो मेन जो है वो समस्या विक्रय की समस्या है, उत्पादन की समस्या नहीं है। एक समय वो था जब विक्रेता बाजार का राजा हुआ करता था, लेकिन आज क्रेता बाजार का राजा है। उसकी इच्छा के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए आज व्यवसाय का एक उद्देश्य नहीं बल्कि व्यवसाय के अनेक उद्देश्य होते हैं। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य हैं, मानवीय उद्देश्य हैं, सामाजिक उद्देश्य हैं या सहायक उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य हैं। व्यवसाय के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। इसलिए एक व्यवसाय के उद्देश्य ही सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण होते हैं। एक व्यवसाय का जो आर्थिक विकास है, आत्मनिर्भरता है, दीर्घकालीन तक व्यवसाय का टिका रहना है, ये उद्देश्यों के ऊपर ही निर्भर करता है। इस प्रकार से उद्देश्य जो होते हैं एक व्यवसाय के अनुकूल होने चाहिए। बहुत कुछ निर्भर करता है कि उद्देश्य के अनुसार व्यवसाय की बिक्री की मात्रा कितनी होगी, उत्पादन कितना होगा, पूंजी की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उसका आवंटन किस प्रकार से होगा, लाभ की मात्रा किस प्रकार से होगी। ये सारी जो चीजें हैं आर्थिक उद्देश्य हैं व्यवसाय के, जैसे व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखना है, लाभ कमाना है, उसमें वृद्धि करना, ये आर्थिक उद्देश्य में आते हैं। ऐसे प्रकार से व्यवसाय के जो प्रमुख उद्देश्य जो होते हैं ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रमुख उद्देश्य के अंदर वस्तु और सेवा का उचित मूल्य के ऊपर जो उत्पादन है, उचित मूल्य के ऊपर उसका वितरण है, सभी संसाधनों की जो आवश्यकताएं हैं या सभी संसाधनों को समय के ऊपर वेतन देना है, जो मानवीय कर्मचारी वगैरह जो आते हैं उससे, और इसका लाभार्जन, ये सभी प्रकार के जो उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से एक फर्म के भी उद्देश्य होते हैं, जैसे उससे संबंधित अनेक प्रकार के जो वर्ग आते हैं, जैसे अंशधारी हैं, ये स्वामीकर्ता इनको बोल सकते हैं, पूर्तिकर्ता हैं या कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, सरकार है, विश्व है, समुदाय हैं। अनेक वर्गों के प्रति भी एक व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं। तो अतः हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है आज बहुमुखी है। आज एक व्यवसाय की सफलता के लिए, व्यवसाय का विकास के लिए, उसकी आत्मनिर्भरता के लिए, दीर्घकाल तक अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आज व्यवसाय के अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला जो आता है वो है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति, सिचुएशन ऑफ मार्केट, बाजार की जो स्थिति है ये पहला है। बाजार की स्थिति से हमारा तात्पर्य है बाजार में जो प्रतियोगी होते हैं, यानी अपनी तुलना में अपने साथ जो प्रतियोगी होते हैं, उपभोक्ताओं को जो वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं, उनसे हमारा प्रतियोगी का यहाँ पे जो अर्थ होता है कि बाजार में हमारे साथ जो बाजार में खड़े होते हैं, यानी उनकी तुलना में हमारे द्वारा बनाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं। प्रतियोगिता का यहाँ पे जो अर्थ आता है, प्रतियोगी वस्तु का अर्थ आता है यहाँ पे कि हमारे तुलना में जो बाजार में जो खड़े हैं,
तो उनकी तुलना में उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करने के लिए बनाई जाने वाली जो वस्तु होती है वो श्रेष्ठ किस्म की होनी चाहिए और उसको मूल्य सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए और सही समय पर सही स्थान के ऊपर उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम प्रतियोगियों की तुलना में टिक सकते हैं। उपभोक्ताओं को तभी अधिकतम वस्तुएं बेची जा सकती हैं, वरना काफी परेशानियां होंगी। दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो आता है नवपरिवर्तन। नवपरिवर्तन वर्तमान के अंदर नवपरिवर्तन भी अनिवार्य है। नवपरिवर्तन के बगैर जो है किसी प्रकार का जो व्यवसाय होता है वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नवपरिवर्तन होता है नए नए विचारों का समावेश करना, नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी, नई नई वस्तुओं का उत्पादन, नई नई फैशन की वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वो होता है कि आवश्यकता के अनुसार जो उत्पादन होता है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बदल रही हैं उनके अनुसार अपना उत्पादन करना, उनके अनुसार अपने आप को ढालना, इसको नवपरिवर्तन बोलते हैं और नवपरिवर्तन बहुत जरूरी होता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार से नवपरिवर्तन हो सकता है। एक होता है उत्पाद एवं सेवा में नवपरिवर्तन। एक आता है वितरण में नवपरिवर्तन। वितरण में नवपरिवर्तन ये उत्पाद एवं सेवा में नवपरिवर्तन का अर्थ होता है कि आज की दी जाने वाली जो सेवाएं होती हैं तथा बनाए जाने वाली वस्तु जो है, वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है उसमें नव परिवर्तन होना चाहिए, नई नई प्रकार की वस्तु बननी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जैसे आज कंप्यूटर के स्थान के ऊपर एक मिनी कंप्यूटर तैयार किया जाता है, एक मोबाइल जो तैयार किया जाता है, ये भी नव परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है वितरण प्रणाली जो है ये भी नवीन होनी चाहिए। प्राचीन काल में दो प्रकार की वितरण प्रणालियां, एक प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली, एक अप्रत्यक्ष प्रणाली। उपभोक्ता और निर्माता का सीधा जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली होता है और विभिन्न मध्यस्थों के माध्यम से वस्तु का जो वितरण किया जाता है वो अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली होती है। तो इस प्रकार से वितरण जो प्रणाली होती है उसमें भी नवीनीकरण होना चाहिए, उसके अंदर भी हमें नवीनता देखने को मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। तीसरा जो आता है इसके अंदर उत्पादकता। उत्पादकता का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए दो बातें हैं। एक तो है उत्पादन में निवेश और दूसरा है उत्पादन का मूल्य। उत्पादन में निवेश और उत्पादन का मूल्य, वस्तु का उत्पादन करने के लिए कितनी पूंजी का निवेश किया गया है और उसके बाद में जो वस्तु तैयार हुई है, जो उत्पादन बनके तैयार हुआ है, उसका मूल्य क्या है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, दोनों के अंदर तुलना की जाती है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि उत्पादन में निवेश हमने 1 करोड़ रुपए का किया और उत्पादन का जो मूल्य है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। तो इस प्रकार से उत्पादन का जो मूल्य तो है वो है 1 करोड़ 50 लाख रुपए और उत्पादन में जो निवेश किया गया था वो है 1 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से ये व्यवसाय के अनुकूल है, क्योंकि जितने हम लोगों ने निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी जो प्रत्याय है, उसकी जो रिटर्न है वो उससे ज्यादा मिल रही है। तो हमारी जो उत्पादकता है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में आता है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन एवं वित्तीय संसाधन। एक और जो महत्वपूर्ण बात आती है, भौतिक संसाधन होते हैं जैसे मशीनरी है, प्लॉट है, ये तकनीक वगैरह जो है ये भौतिक संसाधनों में आते हैं। और वित्तीय संसाधनों में जैसे पूंजी होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन जो होते हैं दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से भौतिक संसाधन अपने पास उपलब्ध होने पे, व्यवसाय के अंदर पूंजी जो उपलब्ध होने पे अनेक प्रकार की जो वस्तु वगैरह उनका सही उत्पादन करके और उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। किसी भी व्यवसाय के अंदर भौतिक संसाधन जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पूंजी के बगैर व्यवसाय में कुछ भी नहीं होता, वित्तीय संसाधनों के द्वारा व्यवसाय के अंदर कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद में आता है लाभार्जन। लाभार्जन का अर्थ होता है विनियोग जो किया गया है उस पे लाभार्जन से है, आय से है। इस प्रकार से व्यवसाय के अंदर लाभार्जन भी उद्देश्य होना चाहिए। एक लाभ कमाना व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर लाभ नहीं होता तो व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि लाभ ही जो होता है एक व्यवसाय के लिए आय का स्रोत होता है, व्यवसाय के विकास के लिए आवश्यक होता है। स्थायी पूंजी इसके द्वारा खरीदी जा सकती है, चल संपत्तियां इसके द्वारा खरीदी जा सकती हैं। लाभ ही व्यवसाय की कसौटी का मापन होता है, व्यवसाय का परीक्षण होता है, जिसके आधार पे हम इसका तुलना कर सकते हैं कि व्यवसाय हमारा किस स्थिति में है। जिस प्रकार से कर्मचारी के लिए वेतन होता है उसी प्रकार से समस्त क्रियाओं का संचालन करने के लिए, परिवार आदि का पालन पोषण करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए एक व्यवसाय के अंदर लाभ ही महत्वपूर्ण होता है। अगर लाभ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, व्यवसाय समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए व्यवसाय को दीर्घकाल तक आगे बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार से विकास करने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय के अंदर सभी प्रकार की सामाजिक संतुष्टियों को प्रदान करते हुए और लाभ कमाना व्यवसाय के लिए बहुत ही जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद में आता है प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। एक उद्यम जो होता है, एक फर्म जो होती है, उसको मैनेजमेंट से यही उम्मीद होती है कि वह व्यवसाय का निष्पादन सही प्रकार से करे। व्यवसायिक क्रियाओं का जो निष्पादन किया जाता है वो नियमों और आचार संहिता के अनुसार ही उसको करना चाहिए, वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो भी सरकार के द्वारा नियम कानून वगैरह आदि जो बनाए गए हैं या आचार संहिता भी जो बनाई गई है उसके अंदर सभी प्रकार की जो व्यवसायिक क्रियाएं जो होते हैं उनके अनुसार ही उसका निष्पादन करना चाहिए। सभी जो कर्मचारी वगैरह जो होते हैं वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सही प्रकार से व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन उनके द्वारा किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। और नेक्स्ट आता है कर्मचारी एवं निष्पादन मनोवर्ती या क्षमता। कर्मचारी, निष्पादन एवं मनोवर्ती। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि किसी भी संस्था के अंतर्गत कर्मचारी, निष्पादन एवं मनोवर्ती, यानी किसी भी संस्था के अंदर व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए, विक्रय की मात्रा बढ़ाने के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाला जो कार्य का निष्पादन होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाला जो निष्पादन होता है, इसलिए निष्पादन के लिए कर्मचारियों की जो मनोवर्ती होती है, कार्य क्षमता जो होती है कर्मचारियों की, उसमें विकास किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी संस्था के कर्मचारी जो होते हैं वो महत्वपूर्ण संपत्ति माने जाते हैं। किसी भी संस्था का जो विकास होता है वो कर्मचारियों के द्वारा ही होता है। इसलिए कर्मचारियों को हमेशा खुश रखना चाहिए, कर्मचारियों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। कर्मचारी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं किसी भी संस्था के लिए। तो इस प्रकार से लिए कर्मचारियों की कार्य क्षमता में हमेशा सुधार किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को हमेशा मोटिवेट करके ही निष्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, सही प्रकार से निष्पादन किया जा सकता है। कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए कर्मचारियों को उचित वेतन प्रदान करना चाहिए, समय के ऊपर करना चाहिए, वेतन, बोनस, भत्ते आदि देने चाहिए।
प्रबंध में सहभागिता होनी चाहिए, लाभ में सहभागिता होनी चाहिए, मालिकों के द्वारा मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, पदोन्नति, ग्रेजुएटी वगैरह सभी प्रकार की सुविधाएं संस्था के अंदर होनी चाहिए, स्थानांतरण वगैरह भी कर्मचारियों की अनुसार होना चाहिए। तो सभी प्रकार के ये जो मेन उद्देश्य हैं ये कर्मचारियों को ध्यान में रखने चाहिए और उनकी किसी भी संस्था के अंदर इनको लागू किया जाना चाहिए, तभी किसी भी संस्था के अंदर कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सकता है। अन्यथा कर्मचारी उनकी निष्पादन क्षमता जो है वो कमजोर हो जाएगी तो एक संस्था ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। उसके बाद में छठे नंबर के ऊपर जो आता है वो आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है यहाँ पे एक फर्म के उत्तरदायित्व से है, एक फर्म के उत्तरदायित्व से है। इस प्रकार से आप जानते हो एक फर्म में जो एक व्यवसायी होता है वो एक समाज से ही जन्म लेता है, समाज में उसका विकास होता है, समाज में उसका विस्तार होता है और समाज के बगैर हम फर्म या व्यवसायिक संस्था होती है उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो समाज से प्राप्त किए जाते हैं और उनका वितरण भी समाज के अंतर्गत ही किया जाता है। इस प्रकार से एक व्यवसायिक जो फर्म होती है उसके समाज के जो प्रति अनेक प्रकार के जो उत्तरदायित्व होते हैं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले स्वामियों के प्रति होते हैं, उसके बाद में ग्राहकों के प्रति होते हैं, कर्मचारियों के प्रति होते हैं, सरकार के प्रति होते हैं, विश्व के प्रति होते हैं, समुदाय के प्रति होते हैं। इन सभी के बारे में आगे आने वाले पाठों में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि समाज के प्रति कौन से उत्तरदायित्व होने चाहिए, ग्राहक के प्रति कौन से उत्तरदायित्व होने चाहिए, स्वामी के प्रति कौन से होने चाहिए, पूर्तिकर्ताओं के प्रति कौन से होने चाहिए, सरकार के प्रति कौन से उत्तरदायित्व होने चाहिए, विश्व के प्रति कौन से उत्तरदायित्व होने चाहिए या समुदाय के प्रति कौन कौन से उत्तरदायित्व होने चाहिए। इस प्रकार से वर्तमान समय के अंदर ये सामाजिक उत्तरदायित्व हैं। लेकिन इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 जो बनाया गया है, कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान में उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ साथ एक निगमीय उत्तरदायित्व भी लागू किया गया है। निगमीय जो उत्तरदायित्व होता है वो उन कंपनियों पे लागू होता है जिनकी संपत्ति 500 करोड़ बिक्री जो है वो 1000 करोड़ होनी चाहिए, उनका जो लाभ होता है वो 5000 करोड़ रुपए होता है, उनके ऊपर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व लागू होता है। निगमीय उत्तरदायित्व लागू होता है, उनको एक समिति का निर्माण करना पड़ता है, 3 सदस्य होते हैं उसमें। ये समिति जो होती है वो सभी प्रकार का कंट्रोल वगैरह करती है। ये भी हम आगे वाले चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि एक व्यवसाय के जो बहुमुखी उद्देश्य है वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चाएं की। एक व्यवसायिक संस्था के सफल संचालन के लिए आज औद्योगिक युग के अंदर, प्रतिस्पर्धा के युग में एक व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो एक ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अनेक बहुमुखी उद्देश्य होते हैं, अनेक प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं और उन सभी प्रकार के उद्देश्यों का पालन करते हुए ही एक व्यवसायिक संस्था जो होती है वो सर्वोच्च शिखर के ऊपर पहुंच सकती है, दीर्घकाल तक अस्तित्व में टिकी रह सकती है और अपने सभी प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं जिसके लिए व्यवसाय की स्थापना की जाती है उनका सही प्रकार से निर्वाह किया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यवसाय अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए और आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से एक व्यवसाय को सभी प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं
उन सभी उद्देश्यों का पालन करना चाहिए ताकि संस्था के सर्वोच्च शिखर के ऊपर पहुंच सके। तो आज हम व्यवसायिक उद्देश्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कल इसके आगे की जो व्यवसायिक जोखिमें जो आती हैं उनके बारे में कल हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।